सभी लोगों को नमस्कार। आज के ट्रेनिंग सेशन ऑप्टिक फाइबर जिसने हमारे जीवन को आसान कर दिया है। आज हम अपने हाथों में मोबाइल लेकर यह खुश तो ज़रूर हो जाते हैं कि यह बहुत अच्छा उपकरण है, पर आप जानते हैं कि इन ऑप्टिक फाइबर में चलने वाले सिग्नल को कैसे बिजली के टावर लाइनों के ऊपर टांगते हुए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बिना बिजली की आपूर्ति बंद किए चालू लाइन में ही स्किल्ड पर्सन्स के द्वारा अर्थ वायर के जगह इन ओपीजी वायर को बदलने का जो शानदार तरीका टेक्निकल पर्सन्स के द्वारा अपनाया जाता है, उसे ही हम कहते हैं कि बिना शटडाउन लिए केवल वर्क टू परमिट लेकर ही हमें इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे देना होता है। वैसे तो यह प्रक्रिया सन 2007 से चल रही है, लेकिन अब इतने व्यापक रूप में सभी विद्युत कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही है कि अर्थ वायर के प्रोटेक्शन के साथ साथ अंदर ओपीजी का यह वायर बहुत ही सफलतापूर्वक उसमें ट्रेवल करता है, जिसमें कम से कम मेंटेनेंस के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज का सेशन उसी पर आधारित है कि जेडटीटी कंपनी, जिन्होंने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक कार्यक्रम को पूरा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक हम ओपीजी वायर को टावर के अर्थ वायर के जगह रिप्लेस करते हुए बदल सकें और हम जीवन को सुगम बना सकें। आइए तो देखते आज हैं। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको जो भी हमारा ये प्रेजेंटेशन होगा, इसको बेसिकली दो भाग में हम लोग ने तोड़ा है। पहले पार्ट में हम आज जो बताएंगे वो ओपीजीडब्ल्यू के बारे में बताएंगे कि ओपीजीडब्ल्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपीजीडब्ल्यू में काम मतलब कैसे ओपीजीडब्ल्यू काम करता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, और उसमें जो ओपीजीडब्ल्यू है उसमें जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या हार्डवेयर फिटिंग्स उसमें लगाते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग टूल्स एंड टैकल्स पे भी डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो कौन कौन सा टूल्स और टैकल्स यूज करते हैं साइट्स पे, उस पे भी हम लोग आएंगे। और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को भी हम लोग ब्रॉडली एक पिक्चर हम लोग देने का कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं ओपीडब्ल्यू का। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंडेक्स है। इस इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। अबाउट ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, ओपीडब्ल्यू का कंस्ट्रक्शन वो कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ ओपीडब्ल्यू, लिस्ट ऑफ हार्डवेयर फिटिंग्स यूज्ड फॉर ओपीडब्ल्यू, लिस्ट ऑफ कॉमन टूल्स एंड टैकल्स यूज्ड फॉर ओपीडब्ल्यू स्ट्रिंगिंग वर्क एंड इट्स वर्किंग, और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर एक एक करके देखेंगे। जैसे कि उसमें जैसे चार पार्ट होता है: प्रिपरेशन, पेइंग आउट ऑफ ओपीडब्ल्यू, रिलीजिंग ऑफ अर्थवायर एंड रिलीजिंग ऑफ टूल्स एंड टैकल्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक हमारा है ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर, कि ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर होता क्या है। तो OPGW is one of the most reliable fiber optic medium for the telecom service providers, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे अभी ये तो बहुत प्रैक्टिकली साइट्स पे हम लोग देख रहे हैं, जियो, एयरटेल, सिफी वगैरह, केबल टीवीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ वन और मोर फॉर्म ऑफ वॉइस, डाटा, वीडियो, टेक्स्ट, मैसेजिंग, कॉन्फ्रेंसिंग एंड telemetering kind of things. Installation become widespread in the year 1980. In 2000, around 60,000 किलोमीटर OPGW हैज इंस्टॉल्ड वर्ल्ड वाइड। ये बेसिक पिक्चर है कि हमारा जो OPGW है वो एक्चुअली आज के डेट में बहुत रिलायबल मींस ऑफ, मतलब जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हम लोग टेलीफोनिक आज बात कर रहे हैं, वो सब OPGW के थ्रू ही हो रहा है। OPGW थ्रू नहीं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा है। चाहे वो OPGW हो, चाहे वो अंडरग्राउंड में हम उसको लगा के यूज करें। बेसिकली इससे पहले जब भी यूज होता था तो वो कॉपर के थ्रू होता था। ये काफी टाइम पहले का बात है, वो कॉपर के थ्रू होता था। बट इट हैज चेंज टू OPGW, और क्योंकि ये बहुत इफिशियंट होता है। मैनी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, मेनली पावर ग्रिड, डीवीसी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अक्रॉस इंडिया are installing high capacity fiber optic cables and wires on their high voltage lines
to satisfy their own internal communication needs and to gain additional revenue by leasing access capacity to telecommunication network providers। ये तो बहुत बहुत ही खूब हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, जैसे कि पावर ग्रिड भी इसको बिछा रही है अपने ट्रांसमिशन लाइंस पे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी बिछा रही है, और जितनी भी स्टेट यूटिलिटीज है, जैसे कि सिर्फ एमपीपीसीएल नहीं, WBSETCL है, टेन ट्रांसको है, टेन ट्रांसको में भी लग रहा है, मतलब पूरे इंडिया में जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सबने अपने अपने ट्रांसमिशन लाइन पे इसको बिछाया है, OPGW को लगाया है। और बेसिकली ये अपने मतलब दो तरह से इसको यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे भी वो चीज कर रहे हैं, एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, और दूसरा जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, वही जैसे मैंने ऊपर बताया जियो, एयरटेल, सीफी, इन लोग को देके थोड़ा एडिशनल रेवेन्यू भी इससे जनरेट हो जाता है। तो इन ये सब फायदा है। Overhead transmission power line corridors provide the telecommunication industry with cost-effective alternate routes and at the same time benefit the electrical utilities by generating additional revenue using existing facilities. The inherent advantage of fiber optic technology as a means of communication is that fiber optics provide fixed link, point-to-point communication with a remarkably high capacity for carrying data। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग 24 फाइबर भी लगाते हैं, 48 फाइबर भी लगाते हैं। However, even one pair of fiber is also capable to transfer huge data। तो ये बहुत ही एक इफिशियंट जरिया है, ये जो OPGW है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर तो इसका डबल फायदा ये हो जाता है कि ये बहुत रिलायबल है। मतलब जैसे कि अंडरग्राउंड में ये बेसिकली सबको पता होता है कि अंडरग्राउंड में काफी बार जैसे हमने बिछा दिया, बट उसमें कभी पाइपलाइन कोई और पानी के लिए हमने पाइपलाइन बिछाया तो उसमें कट जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है उसमें, कभी रोड कंस्ट्रक्शन में, कभी हाईवे कंस्ट्रक्शन में, कभी पाइप लगाने के क्रम में वो कट जाता है जनरली, तो दैट इज नॉट वेरी रिलायबल। तो ये बहुत रिलायबल होता है जब हम इसको ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लगा देते हैं, तो काफी रिलायबल बन जाता है और काफी टाइम तक वो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हम लोग थोड़ा सा OPGW के कंस्ट्रक्शन को जानेंगे कि बेसिकली ये जो हम OPGW लगा रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है। तो जैसा कि फिगर में सब देख सकते हैं, ये फिगर है, मैं जो एरो पॉइंट करूंगा इससे मैं दिखाता जाऊंगा जो भी मैं बोल रहा हूं। तो OPGW के सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो AS वायर होता है या ACS वायर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर। एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर जो होता है ये मेनली जो होता है वो प्रोटेक्टिव एक लेयर होता है OPGW के ऊपर, जो सबसे पहला होता है, और वही जो है हमारा अर्थवायर के जैसा भी काम करता है फॉर ग्राउंडिंग पर्पस, क्योंकि ये डुअल इसका काम है, OPGW का डुअल काम है, एक तो डाटा कम्युनिकेशन, दूसरा जो है वो ग्राउंडिंग का काम भी करता है। तो इसके ऊपर सबसे पहला लेयर होता है AS वायर, और वी कैन से इट ACS वायर, एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर। उसके बाद जो होता है एक प्रोटेक्टिव और एक लेयर होता है, और जो कि एक तरह से एक लेयर बनाता है जिसके अंदर सारा वो जो हमारा जो भी फाइबर्स होते हैं और बफर ट्यूब होता है वो उसको समेटता है, उसको बोलते हैं AL कवर्ड लेयर। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कलर से जो कलर किया हुआ है, दिस इज AL कवर्ड लेयर। ये जो रहता है AL कवर्ड लेयर, ये जस्ट AS वायर के नीचे रहता है। आप लोग साइट्स पे सबने देखा भी होगा इस चीज को कि जब हम लोग काटते हैं उसको तो AS वायर हटता है, तो वो सबसे पहले एल्युमिनियम का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड AL कवर्ड लेयर। इसका बेसिकली फंक्शन जो होता है, एक तो प्रोटेक्ट करता है अंदर के जो भी हमारा जो भी कंटेंट उसके अंदर जो भी रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और एक स्ट्रेंथ भी देता है। उसके बाद जो है हमारा उसके नीचे होता है, ये जो देख सकते हैं हम लोग चार कलर का, जो यहाँ पे ऑरेंज है, जैसे ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, तो ये जो है चार हमारा बफर ट्यूब हो गया। जो ये कलर से दिखा रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बफर ट्यूब। जनरली इट इज मेड अप ऑफ ए काइंड ऑफ प्लास्टिक, हम लोग बोल सकते हैं उसको। और इसी बफर ट्यूब के अंदर जो ये दिख रहा है डॉट डॉट, ये जो फाइबर्स है, इसी बफर ट्यूब के अंदर फाइबर्स कंटेन करते हैं, इसके रहते हैं। तो ये चार देख सकते हैं कि ये बफर ट्यूब दिख रहा है चारों का चारों, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये एक्चुअली बेसिकली ये जैसे 24 या 48 दोनों में ये चार चार ही रहता है। हमारा जो डिजाइन है एक्चुअल में इंडिया में बेसिकली 3 4 5 कंपनी है जो इसको बनाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका अपना सेटअप है इंडिया में, हमारा ZTT बनाता है, स्टेलाइट बनाता है, अपार है इस काम में,
और भी कुछ अभी तो शायद एलएनटी भी शायद बनाना स्टार्ट की है। तो जो भी है सबका एक अपना अपना डिजाइन होता है, हो सकता है कि हमारा डिजाइन वेरी करे, जो स्टरलाइट का डिजाइन हो या जो अपार का डिजाइन, बट हमारा जो डिजाइन है वो फिलहाल ये है अभी, मतलब जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं एमपीपीसीएल में। हाउएवर डिजाइन कैन बी चेंज अगर क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक नीड्स बताते हैं। तो ये हमारा डिजाइन है, और ये हो गया बफर ट्यूब, उसके अंदर हो गया ये फाइबर्स, और ये बीच में आप देख सकते हैं कि एक बीच में एक जो लेयर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, मैं उसको उस कर्सर वहीं पे ले जाके रख रहा हूँ, ग्रे कलर का जो दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एफआरपी, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। This is basically nothing. This is just to fill the gap and to give the mechanical strength to all this unit of buffer tube and this aluminum tube. मतलब ये एक स्ट्रेंथ देता है, ये काफी मजबूत होता है, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन द केबल ड्रम जो भी हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, और उस जो गैप है उसको भी फिल करता है। तो जो भी उसके अंदर रहता है, जैसे अपना बफर ट्यूब्स हो गया, वो अपने जगह पे उससे अस्थिर रहता है, एक जगह पे रहता है, कंटेंट रहता है। ये हमारा बेसिक डिजाइन है। और एक येलो लेयर भी हम लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल बैरियर। जनरली ये बफर ट्यूब जो रहता है, 4 बफर ट्यूब रहता है, उसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो एक पीला कलर का पन्नी बेसिकली रहता है, मतलब अगर देखें ऊपर से तो दैट इज जस्ट, मतलब वो थर्मल बैरियर के लिए रहता है। तो दिस इज ओवरऑल कंस्ट्रक्शन डिजाइन ऑफ ओपीजीडब्ल्यू। अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज समझेंगे जो बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग भी है, कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे ओपीजीडब्ल्यू के बारे में। So here we can see some of the key facts about supplied OPGW in MPPCL project। जो हमने सप्लाई किया यहाँ पे OPGW, उन्हीं का ये की फैक्ट्स है। हमने यहाँ पे 2 वेरिएंट्स यहाँ पे OPGW के दिए हैं, जो कि जैसे कि एक जो कि 24 फाइबर का है, और कुछ जगह पे हमने 48 फाइबर लगाया है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो पहला हम लोग का जो है केबल डाया 24 फाइबर का 12.5 mm और 48 फाइबर का 12.45 mm डाया है यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ इसका, कि 24 फाइबर है तो वो तो पतला हो गया, एंड उसका डाया है 12.5, और 48 फाइबर जो है वो उसका डाया तो ज्यादा होना चाहिए कि वो मोटा होना, ज्यादा फाइबर उसमें है, तो उसका जो डाया है वो 12.45 क्यों है। ये थोड़ा सा नीचे मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन करके फिर इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। बट जो 24 फाइबर का है उसका डाया 12.5 और 48 का 12.45। वेट ऑफ द केबल भी 24 फाइबर का ही ज्यादा है हमारे डिजाइन में, 460 केजी है, और 48 फाइबर में 447 केजी है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बेसिकली ये ऑपरेट कर सकता है, वो है -40 डिग्री सेल्सियस टू +80 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में हमारा जो ओपीडब्ल्यू है वो बेसिकली बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है फॉर बोथ 24 फाइबर एंड 48 फाइबर, ये कॉमन। नंबर ऑफ बफर ट्यूब, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि जो बफर ट्यूब है वो हमारा 4 होता है, जो अलग अलग 4 ट्यूब्स थे वो यहाँ पे बेसिकली हमारे केबल में 4 है, दोनों में, 24 में भी और 48 में भी। बफर ट्यूब का कलर सेम है दोनों के लिए, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ये दोनों के लिए 24 के लिए भी एंड 48 के लिए भी, दोनों के लिए सेम रहता है। नंबर ऑफ फाइबर्स पर बफर ट्यूब नॉज, नंबर ऑफ फाइबर पर बफर ट्यूब कितने रहते हैं, तो यहीं पे अंतर आता है 24 और 48 में। 24 में हो गया 6 गुना 4 हो गया 24, और 48 में हो जाता है 12, मतलब एक बफर ट्यूब के अंदर 12 फाइबर, और 12 गुना 4 48। तो यहाँ पे जाके डिफरेंस आता है नंबर ऑफ फाइबर्स में। अच्छा, अब नीचे देखते हैं एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर का डाया कितना होता है, जो ऊपर का एसीएस वायर होता है उसका डाया कितना है, तो 2.5 बोथ इन 24 फाइबर एज वेल एज इन 48 फाइबर। उसके बाद नंबर ऑफ एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर, तो कितना हमारा जो एसीएस का जो वायर है वो कितना रहता है, तो 12 रहता है दोनों में, 24 में भी एंड 48 में भी, जो हम केबल सप्लाई करते हैं उसकी बात होगी। देन नौमा पॉइंट है एल्युमिनियम ट्यूब आउटसाइड डाया, मतलब जो एल्युमिनियम ट्यूब जो कंटेन करता है बफर अपना ट्यूब को, जो एल्युमिनियम ट्यूब होता है बाहर वाला, उसका डाया है 7.5 इन 24 फाइबर, एंड 48 में वो है 7.45 उसका डाया। उसके बाद मैक्सिमम एलोएबल टेम्परेचर फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक, ये हमारा मतलब अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो कितना तक हमारा जो केबल है
उसमें कितना अलाउ होता है टेम्परेचर जिससे कि वो खराब ना हो, तो वो 200 डिग्री सेल्सियस है। 200 डिग्री सेल्सियस तक ये जो डैमेज नहीं होगा हमारा केबल। 200 से ऊपर जाएगा तो ऊपर के जो एसीएस वायर है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। समटाइम्स आप लोग देखेंगे भी साइड पे इस तरह का कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग को रिसेंटली भी अभी मिला है। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थोड़ा और डिटेल में हम लोग नीचे बात करेंगे, बट मैं इसका अभी बता देता हूँ इसका रहता कितना कितना है। जैसे 24 फाइबर 48 फाइबर के लिए दोनों के लिए हमारा 1310 वेवलेंथ नैनोमीटर के वेवलेंथ पे 1.466, और 1550 नैनोमीटर के भी इस पे वो थोड़ा सा स्लाइड वेरी करता है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ये हुआ है, भूल हुआ है। वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.477 1550, और 1310 पे रहता है वो 1.466। उसके नीचे है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ जो बेसिकली जो केबल का स्ट्रेंथ है ना, वो बेसिकली हम लोग इसी से मेजर करते हैं किलो न्यूटन में। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किलो न्यूटन में। ये अपना 24 के लिए होता है 83.9, और 48 के लिए होता है 89.5। यहाँ पे देखिए बेसिक डिफरेंस आता है 24 एंड 48 में। हमारा जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बदल जाता है 83.9, और 48 फाइबर के लिए 89.5। अच्छा, मैं अब वापस आता हूं अब केबल डाया पे। केबल डाया एक्चुअल में क्या है कि ये एसीएस वायर का जो स्ट्रेंथनिंग होता है ना, कितना किस रेशियो में कितना हम उसमें एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर जब मैं बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि एल्युमिनियम के साथ उसको कुछ और भी धातु उसको मिक्स करके उसका स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ केबल, कि हम उसको केबल को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। हम उससे अगर मतलब कि अगर हमारा जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एसीएस स्टील वायर है उसका डाया में भी कोई फर्क नहीं है, इट्स 2.5 एंड 2.5 ओनली। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ है ना, वहां पे डिफरेंस आता है, और उसको कैसे बनाया जा रहा है, एसीएस वायर को कैसे बनाया जा रहा है, बेसिक डिफरेंस वहां पे आता है कि किस मिश्रण में करके उसको किस तरह से एल्युमिनियम और स्टील को मिला के कैसे हम बना रहे हैं, कितने कितने में मिक्स कर रहे हैं, कितने कितने रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस जो है वहां पे। इसके चलते वो डाया का जो है वो देखने से लगता है कि 48 से ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो स्ट्रेंथनिंग देना होता है ना, वो रेशियो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस मेटल को कितना मिला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दीज आर सम ऑफ द की फैक्ट्स अबाउट सप्लाइड ओपीडब्ल्यू जो हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं एमपी से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ओपीडब्ल्यू किस चीज से बना होता है और वो कैसे काम करता है। बेसिकली हम लोग जो काम, हमारा जो ये टेलीकम्युनिकेशन का जो काम है, पूरा डाटा का काम है, तो ये काम जो होता है ये फाइबर से होता है। कैसे होता है उसको समझेंगे। तो ओपीडब्ल्यू इज मेड अप ऑफ हाई प्योर सिलिका एंड जर्मेनियम डोप्ड सिलिका। सिलिका एक सिलिका बेसिकली हम लोग इसमें इवन सबने देखा भी होगा, ट्रांसफार्मर के इसमें भी रहता है सिलिका। तो ये बहुत हाई क्वालिटी प्योर सिलिका से बनता है। एक काइंड ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। ग्लास मतलब सिलिका देखने से तो वो जब बनता है तो वो बिल्कुल ग्लास जैसा ही रहता है। तो फैक्ट्रीज में ये हाई प्योर सिलिका से ओपीडब्ल्यू को हम लोग बनाते हैं। द फाइबर हैज टू पार्ट्स, नेमली कोर एंड क्लैडिंग। जो हमारा फाइबर है ना, फाइबर में सिर्फ दो चीज रहता है। एक तो होता है कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग। दो पार्ट में फाइबर होता है। मैं जस्ट फाइबर की बात कर रहा हूं, अब सारा ऊपर नीचे हटा देते हैं, सिर्फ फाइबर। तो कोर एंड क्लैडिंग आर टू पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर दैट वर्क्स टुगेदर टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो ये कोर क्लैडिंग है ना, इसी के मदद से जो है हम लोग लाइट को ट्रांसमिट करते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, कोर एंड क्लैडिंग के मदद से। अब कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो पहला चीज होता है कोर। द कोर इज द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर। ये माइक्रोन में होता है। अच्छा, मैं इसका जो डाया होता है ना, ये माइक्रोन में होता है कोर एंड क्लैडिंग का, बहुत ही पतला, एक हेयर से मोटा मोटी, एक हेयर समझ लें, उससे नहीं, हेयर भी ज्यादा ही है, हेयर से भी पतला कुछ माइक्रोन होता है। तो कोर जो है, द कोर इज द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर दैट कैरीज लाइट लेजर पल्सेस। तो यही कोर से हमारा जो है लाइट और लेजर पल्सेस कैरी होता है। जो कोर होता है उसी से कैरी होता है। लेजर पल्सेस ट्रेवल थ्रू कोर कंटेन्स बाइनरी डाटा। जो ये लेजर पल्सेस है ना, ये ट्रेवल करता है, जो जो लेजर पल्सेस इस कोर के अंदर से ट्रेवल करता है, दैट इज बाइनरी। तो इसके इसका भी जो लेजर पल्सेस है ना, उसमें भी जो कंटेन होता है, ये लेजर पल्सेस होता है, उसमें भी बाइनरी डाटा मौजूद होता है। वंस दीज पल्सेस रीचेस टू द डेस्टिनेशन, द ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल कन्वर्ट्स लाइट पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल इथरनेट। तो वंस दिस
वंस दीज पल्सेस रिचेस टू द डेस्टिनेशन, तो मतलब जब ये पल्सेस एक एंड से, जैसे कोई भी है, मान लीजिए हमने ट्रांसमिट किया इसको एक एंड से, तो जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, बेसिकली दिस ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल ये कुछ नहीं है, ये जो कॉमटेल सारा इक्विपमेंट लगाता है, पीएचडीएच एचडीएच और बाकी सारा इक्विपमेंट लगा रहा है, दैट इज मतलब ओवरऑल दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, दैट कन्वर्ट्स दिस लाइट पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल इथरनेट। यही जो है लाइट पल्सेस को, इसके अंदर जो बाइनरी डाटा होता है और इसको कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल इथरनेट में, और फिर उसके बाद उसको फिर हम लोग यूज करते हैं एज ए डाटा, एज ए सिग्नल, मतलब जो जैसा हमको यूज करना हो उसके लिए जो सिस्टम लगा रहा है वो कॉम्टेल लगा। कोर हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फाइबर। कोर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। A higher refractive index means that light travels more slowly and bend more when passing through a material. जब हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट मीन्स कि जो लाइट ट्रेवल करेगा इस मीडियम से, कोर के मीडियम से, दैट विल बी वेरी स्लो, लाइट बहुत स्लोली ट्रेवल करेगा। और जो बेंड होगा, बेंड भी जो होगा वो बेंड मोर मतलब ज्यादा बेंड करेगा, वो ज्यादा एंगल, मतलब उसका जो बेंडिंग होगा वो भी ज्यादा होगा कम इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग, अभी आएंगे उस पर भी, थ्रो ए मटेरियल। Some of the benefits of higher refractive index. A higher refractive index helps the fiber transmit light efficiently. और दूसरा है पॉइंट, ए हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेल्प्स मेंटेन सिग्नल क्वालिटी। बेसिकली उस मटेरियल का इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखा जाता है कि क्योंकि ताकि वो बहुत इफिशिएंटली जो है लाइट में डिस्टॉर्शन जो जिसको कह सकते हैं, जो लॉसेस हो वो बहुत कम हो, जो पल्सेस है, जो लाइट पल्सेस है उसके अंदर लॉसेस बहुत कम हो, बैंड बहुत अच्छे से हो और बहुत स्लो ट्रेवल करे, ताकि स्कैटर ना हो, स्कैटर होकर लॉसेस ना हो ज्यादा, सिग्नल स्ट्रेंथ कम ना हो। तो सिग्नल स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग का जो कोर का मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करूंगा। क्लैडिंग, फिर दूसरा पार्ट इसका है क्लैडिंग। द क्लैडिंग इज द मटेरियल दैट सराउंड्स द कोर। क्लैडिंग क्या होता है कि वो जो है क्लैडिंग जो मटेरियल है वो सराउंड करता है कोर को, कोर के जस्ट ऊपर होता है क्लैडिंग, एंड हैज ए स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर। जैसा मैंने बताया कोर का हाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का थोड़ा नीचे रखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जानबूझ के रखा जाता है ताकि वो एक एंगल पे, पार्टिकुलर एंगल पे जाके लाइट रे जो है वो बेंड करे और क्लैडिंग के बाहर ना जाए, मतलब क्लैडिंग से बाहर ना जाए अपना लाइट, और वहीं से रिफ्लेक्ट होके जो है ज्यादा स्कैटर्ड ना हो, ज्यादा सिग्नल लॉस ना हो, वो वापस भेज दे कोर के अंदर। जो भी थोड़ा बहुत स्कैटर भी हो रहा है उसके बाउंड्री से ही, मतलब उसके बाउंड्री पे जाके लाइट बेंड हो जाए और वापस कोर के अंदर आ जाए, उसके बाहर ना आ जाए। Has a slightly lower refractive index than the core. This difference in refractive index causes light to reflect back into the core by total internal reflection at the core cladding boundary. This helps in keeping the laser pulses inside the core and to transmit it with greater efficiency. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और हाँ, इसके बाद optical fibers also have a buffer coating that protects the fiber from moisture and external damage. buffer coating जनरली वही जो मैं बफर ट्यूब बोल रहा हूँ उसका जो मटेरियल है, तो वो जो भी फाइबर होता है उसको बचाता है मॉइस्चर एंड एक्सटर्नल डैमेज के लिए, डैमेज से। Optical fibers are bundled together in cables which are protected by an outer jacket. वो जनरली ऊपर के पार्ट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर को दिखा के। और रिफ्रैक्टिव छोटा सा मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द लाइट ट्रेवल मोर स्लोली एंड बेंड्स मोर व्हेन पासिंग थ्रू ए मटेरियल। In optics, the refractive index or reflection index of an optical medium is a dimensionless number that gives the indication of light bending ability of that medium. Refractive index is the ratio of the speed of light in a vacuum or air. In here यहाँ पे तो vacuum है नहीं, तो air टू इट्स स्पीड इन ए स्पेसिफिक मीडियम। स्पेसिफिक मीडियम यहाँ पे हो जाएगा अपना कोर का मटेरियल और क्लैडिंग का मटेरियल। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली यही था ओपीएचडब्ल्यू के बारे में, जो बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे लाइट ट्रेवल करता है। तो जो हमने यहाँ पे देखा, जो ये फाइबर्स है जो इसके अंदर, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और इस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, के बारे में भी जान लेते हैं ओपीडब्ल्यू में। तो
तो उसके बाद ये, हाँ, तो सबसे पहला जो आता है हमारा सस्पेंशन क्लैम्प सेट। सबने साइड पे ये सब देखा है, बट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सस्पेंशन क्लैम्प सेट का जो 3-4 पार्ट्स होते हैं, मतलब एक्सेप्ट दिस रबर पार्ट, वो जो बना होता है वो एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है, जो बेसिकली उसका जो बाकी पार्ट्स है। तो असेंबली विद रेनफोर्स्ड सस्पेंशन क्लैम्प एंड नियोप्रीन रबर इनर कवरिंग। जो नियोप्रीन रबर, जो मैं रबर बोल रहा था, जो ब्लैक कलर का होता है, वो नियोप्रीन होता है बेसिकली रबर inner covering, specially designed for OPGW cables, includes grounding clamp for tower connection on suspension towers। तो ये हम बेसिकली जो भी सस्पेंशन टावर्स है उसको कनेक्ट, उसको ओपीडब्ल्यू को उसके ऊपर कनेक्ट करने के लिए सस्पेंशन क्लैम्प को यूज करते हैं। और इसमें जो ये जब भी आता है सस्पेंशन टेंशन, ये सेट में आता है। तो सेट इंक्लूड द फॉलोइंग: वन सस्पेंशन क्लैम्प, वन इनर एंड आउटर आर्मर रॉड, वन पीजी एंड अर्थ बॉन्ड। अच्छा, सबने देखा होगा, मैं अभी नीचे डायग्राम दिखा के एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को प्रॉपर्ली। हमारा जो सस्पेंशन क्लैंप आता है वो सेट में आता है, तो उसके साथ हमको एक इनर रॉड आउटर रॉड, इनर रॉड आउटर रॉड जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये हो गया हमारा आउटर रॉड जो ऊपर दिख रहा है, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा हो गया आउटर रॉड। इनर रॉड हो गया उससे नीचे, सबने देखा भी होगा ये, फिर भी मैं एक बार दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया अपना इनर रॉड। तो आउटर एंड इनर रॉड भी, ये हो गया अपना सस्पेंशन क्लैंप इसके साथ। और ये नियोप्रीन रबर, ये हो गया नियोप्रीन रबर, ये सस्पेंशन क्लैंप, आउटर आर्मर रॉड, इनर आर्मर रॉड। इसको हम लोग कैसे लगाते हैं वो थोड़ा यहाँ पे आके समझ लेते हैं फिर से। तो बेसिकली हम ओपीडब्ल्यू के ऊपर सबसे पहले इनर रॉड लगाते हैं, और उसके बाद जो है इनर रॉड के ऊपर हम लोग रबर लगाते हैं, और रबर के ऊपर वो जो क्लैंप है अपना क्लैंपिंग कर देते हैं। और क्लैंपिंग के ऊपर से फिर हम लोग उसको आउटर रॉड लगा के फिर ये जो लास्ट क्लैंप है उसको उसके ऊपर लगाते हैं। बेसिक पर्पस हमारा ये है यहाँ पे, आर्मर रॉड का होता भी यही है कि हम उसको जो ओपीडब्ल्यू को है, क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आइटम है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, जल्दी अगर उस पर थोड़ा भी प्रेशर ज्यादा आएगा तो वो टूट जाएगा, जो फाइबर से अंदर डैमेज हो जाएगा या लॉसेस बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर रॉड्स यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट द ओपीडब्ल्यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो उसके बाद हम लोग दूसरा असेंबली पे आते हैं, टेंशन असेंबली डेड एंड। अच्छा, ये टेंशन असेंबली डेड एंड हो गया, टेंशन असेंबली पास थ्रू हो गया, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इन सब चीज को, एक ब्रॉडली बता रहा हूँ। टेंशन असेंबली डेड एंड, पास थ्रू, टेंशन असेंबली ऑन सस्पेंशन टावर्स, और टेंशन असेंबली ऑन ज्वाइंटिंग टावर्स। ये 4 तरह का मैं दिखा जरूर रहा हूँ, बट फिट आप लोगों को जैसा पता ही है कि फिटिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑन द ग्राउंड फिटिंग्स में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि अलग अलग टाइप के टावर्स पे इसको यूज करते हैं और इसका जो सेट बनता है वो उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिफरेंस आता है, इसके चलते मैं जो है इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर आते हैं टेंशन असेंबली डेड एंड पे। तो ये जो है इसमें सेट में क्या क्या आता है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें आता है एक टेंशन क्लैंप, क्योंकि ये डेड एंड हम वही यूज करते हैं, जैसे गैंट्री टावर, लास्ट वाला जो गैंट्री टावर है वहां पे ये हम, ऑब्वियस सा बात है कि वहां पे जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख भी सकते हैं कि वहां पे एक ही टेंशन क्लैंप यूज होगा। उसके बाद एक इनर आउटर रॉड, वन पीजीएन अर्थ बॉन्ड। अब इसको भी मैं एक डायग्राम जो है हमारे पास जो प्रैक्टिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको दे के समझा देता हूँ। हमारा इनर रॉड, थोड़ा हमारे पास डायग्राम यही था, तो ये इनर रॉड हो गया, दिस इज इनर रॉड, दिस इज आउटर रॉड, वी कैन सी हियर, here is a ring which we can see, this is the ring and this is the outer rod, ये outer rod है हमारा, this is the inner rod and this is the tension clamp set, basically it has 2-3 parts। तो ये tension clamp सेट हो गया। अब मैं ऊपर आके डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें भी हम लोग एक इनर आउटर रॉड पहले लगाते हैं। इसमें कैसे सेट करते हैं, ओपीडब्ल्यू के ऊपर ही हम लोग सबसे पहले इनर रॉड लगाते हैं, देन आउटर रॉड लगाते हैं, और फिर उसके बाद जो ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो ये गोल ये रिंग है, इससे हम लोग इस क्लैंप में फिर उसको सेट करते हैं। दिस द मेन पर्पस ऑफ इनर आउटर रॉड इज टू प्रोटेक्ट ओपीडब्ल्यू, एज आई कन्वेट द सेम थिंग इन फॉर सस्पेंशन क्लैंप इवन। बेसिकली होता ही है, इनर आउटर रॉड जो अपना आर्मर रॉड होता है वो बेसिकली इसी के लिए होता है। तो उसके बाद जो है हम लोग तीसरा टाइप का ये समझते हैं, टेंशन क्लैंप पास थ्रू। पास थ्रू वही क्लैंप तो सेम रहेगा, बट क्योंकि अलग अलग टाइप के टावर्स पे यूज करते हैं, तो
ये इसको हम लोग पास थ्रू बोल सकते हैं। अब पास थ्रू का जो मटेरियल होता है वो गैल्वनाइज्ड स्टील होता है एक्चुअली में। जिस तरह का, क्योंकि टेंशन टावर है वो होल्ड कर रहा है ओपीडब्ल्यू पे, डेफिनेटली उस पे कुछ उस पे जो है कितना टेंशन आ रहा है उसके हिसाब से जो स्टार्टिंग में ही ये सब कुछ अप्रूव होता है, जिसको डीआरएस बोलते हैं। अपना ड्राइंग जो अप्रूव होता है कि किस तरह का मटेरियल लगेगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, तो हमारे पास अप्रूव डीआरएस है जिसके तहत ये गैल्वनाइज्ड स्टील से बनाते हैं हम लोग इसको। जो टेंशन क्लैंप है उसको गैल्वनाइज्ड स्टील से, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो गैल्वनाइज्ड स्टील से बना हुआ होता है, टू गिव इट मोर स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड अदरवाइज। तो इट इज यूज्ड ऑन ऑल द टेंशन टावर्स इन द मिड सेक्शन अदर देन जॉइंट बॉक्स लोकेशन टू होल्ड एंड कनेक्ट ओपीडब्ल्यू विद टावर्स। मतलब बेसिकली हम लोग जो है, जो भी मिड टावर्स टेंशन टावर्स होते हैं अदर देन ये अपना जॉइंट बॉक्स लोकेशन, उस वहां पे पास थ्रू लगाते हैं। उसके सेट के अंदर क्या क्या रहता है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो टेंशन क्लैंप रहेगा उसमें फॉर बट ऑब्वियस रीजंस। ये अपना जैसे मान लीजिए पास थ्रू टावर्स है, वी कैन सी हियर, यहाँ पे एक साइड से ये हो गया टेंशन क्लैंप, एक साइड से ये हो गया, सो वी कैन सी व्हाई वी आर यूजिंग टू टेंशन क्लैंप, जबकि हम लोग डेड एंड पे एक यूज कर रहे थे। फिर टू इनर आउटर रॉड भी यहाँ पे लगेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको इनर आउटर रॉड भी दो दो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। और एक पीजी एंड अर्थबॉन्ड, पीजी एक और अर्थबॉन्ड जो है वो एक ही रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हमारा ये ओपीडब्ल्यू ये पास ऑन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कनेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद हमने इस ओपीडब्ल्यू में पीजी क्लैंप लगा के इसको टावर से जोड़ दिया। ये अर्थबॉन्ड हो गया हमारा और ये पीजी क्लैंप हो गया, ये भी पीजी क्लैंप हो गया। तो हमारा जो है पूरा का पूरा एक अर्थ हो गया हमारा। तो इसके वजह से है हम यहाँ पे एक ही पीजी और एक ही अर्थबॉन्ड लगाते हैं। मूविंग ऑन टू द टेंशन क्लैंप जॉइंट बॉक्स लोकेशन, जैसा मैंने बताया कि वो पास थ्रू और बाकी एक जो अपना जहां पे टर्मिनेशन होता है, जैसे हमारा जो केबल ड्रम होता है वो बेसिकली 3.54 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का होता है मैक्स टू मैक्स। तो जो हमारा टर्मिनेशन होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उस वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं वो है टेंशन क्लैंप जॉइंट एट जॉइंट बॉक्स लोकेशन। जॉइंट बॉक्स लोकेशन पे भी हम लोग टेंशन क्लैंप लगाते हैं। It is used on the tension tower where OPW gets terminated drum in point to hold and connect OPW with towers. Set includes the following. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सेम सिमिलर टू द पास थ्रू, टू टेंशन क्लैंप, टू इनर एंड आउटर रॉड। लेकिन एक चीज यहाँ पे चेंज हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं सब कि ऊपर हमने पास थ्रू में एक ही पीजी एक ही अर्थ बॉन्ड लगाया था, रीजन मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पे अपना दो पीजी और दो अर्थ बॉन्ड यहाँ पे लग जाता है टेंशन क्लैंप फॉर ज्वाइंट बॉक्स लोकेशन। रीजन बीइंग कि यहाँ पे क्योंकि ओपीडब्ल्यू टर्मिनेट हो रहा है तो वो कनेक्टिविटी नहीं, सीधा सीधा कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है। तो हम क्योंकि देखिए ये ओपीडब्ल्यू यहाँ से आया इस टावर पे यहाँ पे आ गया और यहाँ से ओपीडब्ल्यू आया अपोजिट साइड्स पे आके ये नीचे गया, ये डाउनलिट क्लैंप यहाँ पे शो हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे उस तरह का कनेक्टिविटी नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड टू सेट टू पीजी एंड टू अर्थ बॉन्ड इन द फॉर टेंशन क्लैंप ज्वाइंट बॉक्स लोकेशंस। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम भी है, इससे समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना टेंशन क्लैंप दोनों साइड, और ये टर्मिनेटिंग टावर, ये ओपीडब्ल्यू इधर आया ये डाउनलिट क्लैंप एंड यहाँ से अपना पीजी अर्थबॉन्ड एंड पीजी के यूज से हम उसको अर्थिंग दे दिए टावर के हेल्प से, टावर के मदद से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेंशन क्लैंप फॉर सस्पेंशन टावर्स। ये भी गैल्वनाइज्ड स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो बेसिकली ऐसा हम लोग साइड पे तो बहुत कुछ अभी देख चुके हैं। तो इट इज यूज्ड ऑन दोस टावर्स वेयर ओपीडब्ल्यू नीड्स टू बी टर्मिनेटेड ऑन सस्पेंशन टावर्स इन एब्सेंस ऑफ टेंशन टावर्स। तो बेसिकली ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां पे कि जैसे हमारा क्या है कि अब हमारा मान लीजिए कि 4 या 5 किलोमीटर का, 4 साढ़े 4 किलोमीटर का ड्रम है, 3 4 साढ़े 4 जो भी हो। तो वो एक एंड से स्टार्ट हुआ जहां पे दूसरा ड्रम खत्म हुआ और दूसरे एंड पे गया। तो अब क्या है कि अगर लगातार हमको सस्पेंशन टावर्स ही मिलता जा रहा है, अब प्लेन है वहां पे, प्लेन एरिया है और टेंशन का जरूरत नहीं पड़ा, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो टेंशन टावर नहीं लगा, सस्पेंशन लगा। तो काफी दूर तक अगर सस्पेंशन टावर ही है और हमको टेंशन टावर नहीं मिला, तो बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस टू द ओपीडब्ल्यू लेंथ। ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा लेंथ को खींच सकते हैं, मतलब बियॉन्ड 5 किलोमीटर, जनरली वी डोंट डिजाइन इट लाइक दैट। तो उसके इस कॉन्स्टेंट को मीट आउट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो टेंशन क्लैंप फॉर सस्पेंशन टावर्स, गैल्वनाइज्ड स्टील का ये बना हुआ होता है। और यहाँ पे भी जो है हमारा जो हम देख सकते हैं जो सेट बनता है वो टू टेंशन क्लैंप, टू इनर एंड आउटर रॉड,
टू पीजी एंड अर्थ बॉन्ड, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिटिंग आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वन योक प्लेट। अब मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, जहां मेरा कर्सर है ये डायग्राम अपना है, और ये योक प्लेट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाता है, विच इज अटैच टू द टिप ऑफ दिस टावर डिसाइकल, और उसके मदद से हम यहाँ पे योक प्लेट लगा दिया हमने, और उसमें दो होल्स होते हैं जिससे कि हम टेंशन क्लैंप को अटैच करते हैं, और जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टेंशन क्लैंप अटैच हो गया, और इसके चलते क्योंकि बीच में योक प्लेट है, वी यूज टू पीजी एंड टू अर्थ बॉन्ड टू ग्राउंड इट विद द हेल्प ऑफ टावर। तो यहाँ पे बस अंतर ये आ गया, क्या आ गया टेंशन क्लैंप फॉर सस्पेंशन टावर में, कि एक योक प्लेट एक्स्ट्रा लगता है इन दिस टाइप ऑफ फिटिंग wherever we use tension clamp for suspension tower। बेसिकली एक और चीज मैं बता दूं, एड ऑन कर दूं यहाँ पे, कि बेसिकली हम लोग ये कोशिश करते हैं सर्वे के दौरान कि हमको इसको कम से कम यूज करना पड़े, टेंशन क्लैंप फॉर सस्पेंशन टावर, ऐसा हम कम से कम सस्पेंशन टावर पे करें। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा, तो भी हम इसको कहीं एक, इसलिए देखेंगे कि बड़े बड़े लाइन में भी 2-3 मैक्सिमम यूज होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है। बेसिकली हम लोग टेंशन टू टेंशन ही ड्रम को टर्मिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शीट, ये हो गया अपना, एक ऊपर स्किप हो गया। हाँ, सो वाइब्रेशन डैम्पर तो हाउएवर मतलब हम लोग इसको तो हर जगह यूज करते हैं, टेंशन जो अपना नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए, वहां पे भी हम लोग जो अपना वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर यूज करते हैं। सो आई हैव रिटन इन शॉर्ट, द डैम्पर आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द केबल वाइब्रेशन, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज टू कंडक्टर्स, basically यहाँ पे OPW ensure the safe and reliable operation of the transmission line and reduce noise generation generated by conductor, और here OPW मतलब तो दोनों पे यूज होता है, कंडक्टर पे भी होता है, OPW पे भी होता है। ये भी गैल्वेनाइज्ड स्टील का हमारा बना होता है, और ये हो गया अपना फिगर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा सबको पता भी है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, ये मैसेंजर केबल होता है, ये मैसेंजर केबल होता है, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है OPW वाले वाइब्रेशन डैम्पर में, एक थोड़ा बड़ा होता है जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है उसका, एक थोड़ा बड़ा होता है दिस बॉल, एंड द सेकंड बॉल थोड़ा छोटा होता है फॉर सम टेक्निकल रीजंस। अब मैं जो ये अपना वाइब्रेशन को सॉक करता है, एब्जॉर्व करता है, जस्ट ड्यू टू द मैसेंजर केबल, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो कि एब्जॉर्व कर सकता है वाइब्रेशन को, और हीट के रूप में फिर वो जो ये बॉल्स होते हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं, और इस तरह से ये बेसिकली काम करता है वाइब्रेशन डैम्पर। दिस इज डाउनलिट क्लैंप, एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। डाउनलिट क्लैंप को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टू प्रॉपरली फिक्स द OPW ऑन द टावर्स वेयर वी आर टर्मिनेटिंग द केबल, ड्रम केबल। इसका जो टर्मिनेशन पे हम लोग यूज करते हैं उसको डाउनलिट को टावर से, मतलब टावर्स में जो OPW को हम लोग अटैच करते हैं ज्वाइंट बॉक्स में जाने से पहले, जो ज्वाइंट बॉक्स हम लगाते हैं फॉर स्लाइसिंग पर्पस, उसमें जाने से पहले जो हम लोग टावर से उसको प्रॉपरली अटैच करते हैं, ताकि इसका 2-3 रीजन है, कि जैसे कि हमारा जो भी अगर विंडी कंडीशन है या कोई भी है, तो हजार जो ज्वाइंट बॉक्स के अंदर स्प्लाइसिंग है, क्योंकि हम ज्वाइंट बॉक्स के अंदर स्प्लाइसिंग करते हैं, तो वो लॉसेस बढ़ सकता है अगर हम प्रॉपरली डाउनलिट क्लैंप को ना लगाएं। तो फिक्स इट टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो अपना बेसिकली हम उसको लॉसेस ना आए ज्यादा, इसके लिए भी यूज करते हैं, और टू फिक्स इट इन द टावर्स। सो उसके बाद है ज्वाइंट बॉक्स अपना। ज्वाइंट बॉक्स हमने सब देखा हुआ है। ज्वाइंट बॉक्स इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम द डस्ट एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड रिजर्व ए सेक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स फॉर मेंटेनेंस इन द बॉक्स। ये अपना ज्वाइंट बॉक्स हो गया। इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का कवर होता है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर, और प्रोटेक्ट रखता है जो अपना स्प्लाइसिंग होता है उसको इंटैक्ट रहता है अंदर में। ये ट्रे हो गया जहाँ पे स्प्लाइसिंग होता है, और जो हम लोग ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसके अंदर हम लोग स्प्लाइसिंग को इंक्लूड नहीं किए हैं, सैट को इंक्लूड नहीं किए हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे, तब हम लोग इसको डिटेल में और समझेंगे। अभी बेसिकली ये स्ट्रक्चर है अपना ज्वाइंट बॉक्स का। यहाँ पे ये इस तरह से ये अपना टावर पे हम लोग इसको अटैच करते हैं। ये अपना प्रोटेक्टिव हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर हो गया जो एल्यूमिनियम का होता है बेसिकली, और ये अपना अंदर में ट्रे हो गया, स्प्लाइस ट्रे जिसको बोल सकते हैं, टू होल्ड द OPW स्प्लाइसिंग बेसिकली। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली OPW और हार्डवेयर फिटिंग का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। इसके आगे जो है लिस्ट ऑफ कॉमन टूल्स टैकल्स
फॉर ओपीडब्ल्यू स्ट्रिंगिंग वर्क। ये हमारे इंजीनियर हैं नितेश कुमार, वहां यहाँ से अब लीड करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। नितेश प्लीज। बस पूरी तरह से बोलना स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन। Sorry. Hello everyone. Good morning. हाँ नितेश, चालू रखिए। जैसा कि अभी तक पीयूष सर ने ओपीजीडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंक्लूडिंग जो लिस्ट ऑफ हार्डवेयर फिटिंग जो भी यूज हुए होते हैं ओपीजीडब्ल्यू में, उसका अभी तक जिक्र किया इन्होंने। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि जो कॉमन टूल्स एंड टैकल्स जो ओपीजीएस स्ट्रीमिंग के लिए यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पुली ब्लॉक। जैसे इसका नाम एक और है, एल्युमिनियम रोलर भी हम यूज करते हैं। जनरली इसको ओपीजीडब्ल्यू स्ट्रिंगिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। ये सपोर्टिंग का काम करता है कि ओपीजीडब्ल्यू इधर उधर कहीं दूसरे डायरेक्शन में मूव ना हो ड्यूरिंग स्ट्रिंगिंग वर्क के समय। नेक्स्ट वन है पायलट रोप, बोल सकते हैं पुलिंग रोप या पायलट रोप। मेन है इसका काम है कि इट इज यूज फॉर कैरिंग ओपीजीडब्ल्यू फ्रॉम वन इन टू अदर इन एंड अर्थवायर रिकवरी, दोनों काम में इसका यूज करते हैं। सेकेंड वन है पॉलीप्रोपिलीन रोप, गाइड रोप। इसका यूज करते हैं हैंगिंग पुली को फिक्स करने के लिए इन द इंटरवल ऑफ 15 to 20 मीटर्स बिटवीन द टावर्स। थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करते देखिए एक तो जो दोनों तरह का रोप अभी नितेश ने बताया, ये अभी हम लोग प्रोसेस पे भी जाएंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे भी जाएंगे, तो उसमें और प्रॉपरली इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये पुली ब्लॉक हो गया एंड दिस इज काइंड ऑफ रोप। ऐसा हम लोग साइट पे तब हमने देखा है। पायलट रोप हमारा जो होता है वो नायलॉन रोप होता है, पॉलीप्रोपिलीन सपोर्टिंग रोप या प्लास्टिक रोप होता है। तो दो तरह का रोप हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। थोड़ा एक्सप्लेन डायग्राम के साथ। ज्यादा नीचे तो नहीं है। नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे विंच मशीन के बारे में। इट इज यूज फॉर पुलिंग द पायलट रोप विच इज टर्न फैसिलिटेट ओपीजी स्ट्रिंगिंग फ्रॉम वन इन टू अदर एंड अर्थवायर एंड हैंगिंग पुली रिकवरी। विंच मशीन का बेसिकली हम यूज करते हैं ओपीजीडब्ल्यू स्ट्रिंगिंग के लिए। इसका कैपेसिटी करीबन हम यूज करते हैं 3 टन और 5 टन का भी यूज करते हैं, ये विंच मशीन की कैपेसिटी। ठीक है। बहुत कॉमन टूल है ये। अब अपना जो है हमारा ये ट्रांसमिशन में भी जैसे इससे ज्यादा हैवी हम लोग विंच मशीन यूज करते हैं, इसी सेम तरीके से खींचने के लिए ड्यूरिंग पुलिंग ऑफ दिस ओपीडब्ल्यू एंड अर्थवायर डिसमेंटलिंग, इन दोनों प्रोसेस में हम विंच मशीन का यूज करते हैं। आगे और इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट ड्रम स्टैंड। ड्रम स्टैंड का बेसिकली यूज करते हैं कि जो ओपीजी पुलिंग हम इजिली कर सकें। और ये क्या करता है कि ड्रम को ग्राउंड क्लियरेंस देता है ड्रम को, क्योंकि इजिली ये मूव हो जाए ड्यूरिंग पुलिंग। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ट्राइपॉड के बारे में तो सब बेसिकली ये यूज करता है ड्रम लिफ्टिंग का काम करते हैं। जैसे कि जो भी हमारे लेबर कैंप में ड्रम रखे हैं या जो भी ग्रेड में ड्रम रखे हुए हैं, तो वहां से उठा के कैरी करते हैं हम इसको, जो भी व्हीकल्स में अगर सिंगल। और फिर बेसिकली यूज करते हैं हम साइट्स पे, क्योंकि साइट्स पे हमें वहां पे कोई भी क्रेन या हाइड्रा नहीं मिलता है नियर में। तो इसका यूज हम वहीं से करते हैं कि जैसे कोई भी गाड़ी से नीचे लिफ्ट करने के लिए ड्रम को। और इसका यूज करते हैं ये जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, ये ड्रम स्टैंड पे खड़ा करने के लिए भी, जैसे आगे हम देखेंगे एक पिक में कि ये क्लियरली वहां दिखेगा कि कैसे हम वहां पे लिफ्ट करके इसको होल्ड करते हैं ये ड्रम स्टैंड पे। नेक्स्ट वन है स्विवेल। इसका मेनली इसका काम है कि जैसे हमारा जो भी साइट्स यूज करते हैं, जैसे मानते हैं 4 किलोमीटर का सेक्शन है, तो 4 किलोमीटर का सेक्शन है, उसमें हमारा जो पायलट रोप यूज होता है वो 4 होते हैं। एक किलोमीटर की वन किलोमीटर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसको एक किलोमीटर को दूसरे वाले पायलट से कनेक्ट करने के लिए हम स्विवेल जॉइंट का यूज करते हैं। एंड देन मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
पट्टा क्लैम्प। पट्टा क्लैम्प का यूज तो सबको पता है। ये क्या सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम अर्थवायर को होल्ड करते हैं विद द यूज ऑफ डिसाइकल एंड सीलिंग। और दूसरी चीज इसमें जैसे हम इसको होल्ड इसलिए करते हैं कि जब ये ट्रैक्शन मशीन या हैंगिंग पुली जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट वर्क होता है, तो जैसे एक्सेस वेट बढ़ता जाता है अर्थवायर पे, तो उसको होल्ड करने के लिए वेट को काउंटर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द कम अलोंग क्लैम्प। इट इज जस्ट लाइक अ पट्टा क्लैम्प। इट इज यूज टू होल्ड द ओपीजीडब्ल्यू। ये कम अलोंग क्लैम्प को ऑटोमेटिक क्लैम्प भी बोल सकते हैं। इसका यूज हम जनरली ओपीजीडब्ल्यू को होल्ड करने के लिए करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट ओपीजीडब्ल्यू पुलिंग पेइंग आउट। हाँ, इसको और एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसमें। ये ओपीजीडब्ल्यू पेइंग आउट के समय इसका यूज करेंगे हम। आगे की स्लाइड्स में इसका बेसिक यूज देखेंगे कि कैसे हम इसको कहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली कम अलोंग क्लैम्प को। नेक्स्ट स्लाइड में हैंगिंग पुली ब्लॉक। इट इज यूज टू सपोर्ट रोप, अर्थवायर एंड ओपीजी टुगेदर। ये हैंगिंग पुली ब्लॉक जस्ट अभी हमने देखा कि ये जो अर्थवायर पे जिसका हमने जिक्र किया था कि जो लोड बढ़ते जाता है उसको एक्सेसिव वेट को होल्ड करने के लिए जो पट्टा क्लैम्प जो होल्ड करता है, ये हैंगिंग पुली ब्लॉक का काम है मेनली। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जो एरो मार्क है, ये अर्थवायर के साथ हम इसको फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब मूवेबल, ये मूवेबल है अर्थवायर। ये बीच में यहाँ पे अर्थवायर, और इसमें हम ये गाइड रोप को यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा जाता है ये पुलिंग रोप। नेक्स्ट है वायर रोप सीलिंग या स्टील रोप। इसका यूज हम करते हैं, इट इज यूज फॉर ओपीजी स्ट्रिंगिंग टू फिक्स पट्टा क्लैम्प फ्रॉम टावर। जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि पट्टा क्लैम्प को हम कैसे होल्ड करते हैं। तो ये इसकी लेंथ करीबन होती है, कोई 1.5 मीटर भी आता है, 3 मीटर आता है, ठीक है। तो पट्टा क्लैम्प को हम एक आई, ये आई देख सकते हैं इसमें, इस फिगर में, जस्ट एक आई को हम क्या करते हैं कि पट्टा क्लैम्प के साथ इसको फिक्स करते हैं, और दूसरे साइड में विद द हेल्प ऑफ डिसाइकल हम इसको टावर के साथ क्लैम्प करके हम अर्थवायर को होल्ड करके रखते हैं। इसका यूज है। दूसरा यूज है कि इसको अर्थवायर also used for fixing the earthwire to winch machine during the earthwire recovery। ये एक आती है अभी जस्ट, ये 100 मीटर 150 मीटर का भी लेंथ की आती है ये वायर रोप सीलिंग। इसका यूज करते हैं हम, इसका भी डिटेल देखेंगे आगे, जैसा कि इसका यूज करते हैं जब अर्थवायर रिकवरी करते समय। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड है चैन पुली ब्लॉक या रैचेट लीवर ब्लॉक। इट इज यूज टू होल्ड इट earthwire tightly with the help of patta clamp, so that interchange shifting position of between OPGW earthwire could take place from downside to upside and vice versa respectively। इसका यूज बेसिकली हम करते हैं कि जैसे OPGW में सैग लेना हो, या OPGW को होल्ड करके और इंटरचेंज करना हो। जैसे हम स्टार्टिंग टाइम में देखते हैं कि OPGW इस हैंगिंग पुलिंग में डाउन साइड में रहता है स्टार्टिंग जब पुलिंग होती है, लेकिन हम इस यहाँ पे OPGW को हम इस ऊपर वाले सेक्शन में ले जाना होता है। तो इंटरचेंज करने का जनरली जैसे हम इसको टाइट करते हैं, तो जैसे हमारा OPGW और अर्थवायर में इंटरचेंज हो जाता है। इसका प्रोसेस भी हम देखेंगे पेइंग आउट में, OPGW पेइंग आउट प्रोसेस में। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्रेकिंग एंड रिकवरी मशीन। इसका यूज करते हैं जैसे हमने OPGW पुलिंग कर लिया, अर्थवायर रिकवरी कर लिया, तो जो टूल्स और टैकल्स जो हमारा ऑलरेडी टावर पे फंसे हुए हैं OPGW के साथ में, जैसे हैंगिंग पुली है, रस्सी हो, हेलो। इसका यूज हम वहीं पे करते हैं कि जो उसको रिकवरी करने के लिए अगर हम इसका यूज ना करें, तो जैसे हम एक साइड से हम रस्सी को खींचते हुए आगे बढ़ेंगे और पुली ब्लॉक को, तो वहां पे क्या होगा कि सैग ज्यादा बनेगा, तो लाइन के ट्रिप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इसका रिकवरी करने के लिए टूल्स को और टैकल्स को और रोप्स को, इसका ब्रेकिंग और रिकवरी मशीन का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, ट्रैक्शन मशीन। ट्रैक्शन मशीन का मेनली काम है कि ये हम प्रिपरेशन में ही यूज करते हैं। इसका काम है कि जो भी कैरिंग रोप है, हैंगिंग पुली है, वो टावर पे एक एंड से दूसरे टावर पे, फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग टावर, मतलब मीन्स अगले टावर से फिर अगले टावर चेंज करते हुए, ये पूरा प्रिपरेशन हम इसके यूज से करते हैं। करीबन जो भी सेक्शन हो, 3 किलोमीटर का हो, 4 किलोमीटर का हो।
नेक्स्ट वन सिंगल और डबल एंड सॉक्स। इसका काम हम ओपीजीडब्ल्यू केबल और पायलट रस्सी को करते हैं। जैसा कि हम इसका जिक्र देखेंगे अभी हम प्रोसेस में, प्रिपरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, कि हम एक साइड को, क्या आप देख सकते हैं फिगर में, एक साइड यहाँ पे सॉक्स है, तो इसके अंदर हम सॉक्स के अंदर क्या करते हैं कि ओपीजीडब्ल्यू और पायलट रस्सी दोनों को एक साथ क्लब करते हैं, कि ताकि वहां पे हम ओपीजीडब्ल्यू को उस रस्सी के सहारे से हम खींच सकें आगे की तरफ। देन नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय फ्लो चार्ट। तो जैसा कि ये 4 प्रोसेस होते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, एक्सेप्ट स्प्लाइसिंग एंड टेस्टिंग। पहला प्रिपरेशन, ओपीजीडब्ल्यू, पेइंग आउट ऑफ ओपीजीडब्ल्यू या पुलिंग बोल सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज द रिलीजिंग ऑफ अर्थवर्क, एंड द फोर्थ इज रिलीजिंग ऑफ टूल्स एंड टैकल्स। ये हम प्रोसेस बारी बारी से हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे हम ओपीजीडब्ल्यू को पेइंग आउट करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं अर्थवर्क को, और कैसे जो भी टूल्स एंड टैकल्स हैं उसको कैसे रिलीज करते हैं। और जो प्रोसेस 5 है स्प्लाइसिंग एंड टेस्टिंग, वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसको हम लोग देखेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहला प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस वन है अपना प्रिपरेशन। सबसे पहला काम है, हम ट्रैक्शन मशीन को सेट करते हैं एग्जिस्टिंग अर्थवायर पे, जो कि ये ड्राइंग, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैक्शन मशीन है, जो एरो में ये कर्सर देख पा रहे होंगे आप लोग, जहाँ पे कर्सर है ये ट्रैक्शन मशीन है। इस ट्रैक्शन मशीन को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं इस पोजीशन पे। देन सेकेंड पॉइंट, set the support rollers on existing ground wire where the OPGW is installed। सेकेंड वन, की ये जो ये हैंगिंग पुली है, इसका हम क्या करते हैं, इसका भी यहाँ पे सेट करते जाते हैं। जैसे ट्रैक्शन मशीन क्या है, ट्रैक्शन मशीन की स्पीड जैसे बढ़ती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी से इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो भी फिटर्स हैं वो क्या करते हैं कि पहले से ये 4 या 5 ब्लॉक्स को पहले से इंस्टॉल करके रखते हैं, कि इजिली जैसे मशीन मूव करता जाए वैसे बाकी के हम जो ब्लॉक्स हैं, जो भी स्पैन्स में हम लगाते हुए आगे बढ़ते जाएं। एंड द नेक्स्ट वन, connect the setting rope and pulling rope to traction machine। generally supplied drum length of OPG vary between 3 to 5। ये पहला लाइन, कनेक्ट दी सेटिंग रोप एंड पुलिंग रोप टू ट्रैक्शन मशीन। इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये गाइड रोप बीच वाली या सेटिंग रोप इसको बोल सकते हैं, ये गाइड रोप या सेटिंग रोप बीच में, और जो सबसे नीचे साइड में है पुलिंग रोप है, इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ट्रैक्शन मशीन के साथ, कि जैसे ट्रैक्शन मशीन आगे बढ़ेगी तो ये दोनों रोप्स को आगे बढ़ते लेते हुए आगे नेक्स्ट टावर पे चली जाएगी। एंड द सेकेंड, जनरली जो ड्रम हमारा लेंथ सप्लाई होता है 3 से 5 किलोमीटर के बीच में, वो वैरी करता है, और हाउएवर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेटिंग एंड पुलिंग रोप इज इतना एंड इतना किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जैसे 4 किलोमीटर का सेक्शन है, स्विवेल ज्वाइंट से याद आया, स्विवेल ज्वाइंट को जैसे उससे हम क्या करते हैं कि एक पायलट को दूसरे पायलट से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है पुलिंग रोप, ये पुलिंग रोप जो स्टैंडर्ड आता है 1 किलोमीटर का आता है, तो 1 किलोमीटर का आता है, और जो सेटिंग रोप्स होते हैं वो जो 220 मीटर के आते हैं, जो बीच वाली जो रोप है। हाँ, एक चीज ऐड कर देंगे, जैसे पुलिंग रोप जो होता है, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम 5 किलोमीटर का क्यों नहीं बना सकते या 3.5-4 किलोमीटर का क्यों नहीं बना सकते, तो उसका जो आंसर ये रहेगा कि एक्चुअली वो मैन हैंडलिंग में भी बहुत दिक्कत आएगा। 5 किलोमीटर का रहा, उसका वेट इतना बढ़ जाएगा, उसको रोल करना, उसको डेली लेके जाना, फिर कैंप पे और कैंप से वापस लाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए जो है हमारा 1-1 किलोमीटर का ही रोप हम लोग बेसिकली जो बनता भी है वो 1 किलोमीटर का ही बनता है। पुलिंग रोप एंड सेटिंग रोप इज बेसिकली 220 मीटर्स, इतना ही, मतलब ये स्टैंडर्ड साइज जो इतना आता है वो इतना ही आता है। कंटिन्यू। So these ropes are connected manually and with the help of swivel joint। जैसा कि हम इस रोप को तो 220 मीटर ये मैनुअली हम ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि ये इस पे ज्यादा लोड्स वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन जो मेन हमारा जो ओपीजीडब्ल्यू जिसका हम पुलिंग रोप का जिक्र कर रहे हैं, उसको हम स्विवेल ज्वाइंट से, जैसा कि हमने स्विवेल ज्वाइंट का डिस्कशन अभी जस्ट 2-3 स्लाइड्स पहले किया था, इसका यूज करके हम ओपीजीडब्ल्यू ये पुलिंग रोप को हम कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, पुट द सपोर्ट रोलर, सेटिंग रोप, पुलिंग रोप विद द यूज ऑफ ट्रैक्शन मशीन। जैसे पुल करते हैं, जैसा इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रैक्शन मशीन है, ये क्या कर रहा है, ट्रैक्शन मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों रस्सी को और जो हैंगिंग पुली ब्लॉक्स है उसको आगे लेते हुए आगे बढ़ते जा रहा है।
Support roller should be hanged at the interval of 15 to 20 meters, a mark with 15 to 20 meter interval marked on setting rope. इसमें अब जैसा इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये पहला फर्स्ट पुली ब्लॉक है या हैंगिंग पुली बोल सकते हैं, और इसके बीच की डिस्टेंस करीबन 15 से 20 मीटर की होनी चाहिए, जो कि हमारे जो फिटर्स हैं जो उस पे सेटिंग रोप्स पे मार्क करके रखते हैं। इस वाले रोप्स जो हम सेटिंग रोप्स का जब ये जिक्र किया था हमने, जो 220 मीटर होते हैं, तो इस पे 15-15 मीटर पे ये मार्किंग करके रखते हैं वो, कि वहां पे कंफ्यूजन ना हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन। This is overall the process of preparation। और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देख सकते हैं कि ये फाइनल हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट, प्रिपरेशन टावर टू टावर एक स्पैन में कंप्लीट है। ये देख सकते हैं कि अभी पुलिंग रोप नीचे है और जो गाइड रोप है वो बीच में है, और एग्जिस्टिंग ग्राउंड वायर या अर्थ वायर है जो सबसे टॉप पोजीशन पे है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है ये प्रिपरेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पाएंगे कि ये मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, जो कि स्मॉल वीडियोज हैं, जो इसमें दिखेंगे कि जो प्रोसेस हमने अभी बताया वही प्रोसेस को ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जो पहला वीडियो है। Just a second. फर्स्ट वन। जैसा इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, ये रहा ट्रैक्शन मशीन, और ये फर्स्ट फुली ब्लॉक है। इसके बीच की डिस्टेंस अभी हमने जिक्र किया कि 15 से 20 मीटर होनी चाहिए, और ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैक्शन मशीन आगे की तरफ नेक्स्ट टावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये करीबन 6 से 7 हैंगिंग पुली ब्लॉक्स आ चुके हैं, और ये ट्रैक्शन मशीन नेक्स्ट टावर पे जस्ट पहुंचने वाला है। Moving on next slide. This is all the process of the preparation and हाँ ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो हमारा होगा वो पेइंग आउट ऑफ OPGW या OPGW पुलिंग हम जनरली जो लैंग्वेज यूज करते हैं। First of all, connect the OPGW to one end of the pulling rope with the single end socks and swivel joint. Other end of the pulling rope is connected to the winch machine. पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जैसे रस्सी को पहले हम रस्सी को पुलिंग रोप ये हमारा आ गया, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे ये पुलिंग रोप है हमारा सबसे नीचे। ये पुलिंग रोप जैसे हम इसको क्या करेंगे कि इसको एक साइड में हम OPGW केबल का जो एक एंड है उससे हम कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सॉक्स। यहाँ पे हम जैसे जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोसेस यहाँ पे दिख जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ये स्विवेल ज्वाइंट है, ये तो OPG, और ये हमारा OPGW यहाँ से जा रहा है, और ये हमारा पुलिंग रोप है, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। और दूसरे एक एंड पे हमारा ये ड्रम स्टैंड है, ड्रम लगा हुआ है। दूसरे एंड पे क्या है, ये विंच मशीन एक साइड से हमारा क्या करेगा, जैसे हमने तो ये रस्सी डाल रखा है यहाँ पे पुलिंग रोप, तो पुलिंग रोप को हम इससे क्या करेंगे कि इसके व्हील में हम कनेक्ट करेंगे, और जैसे हम घिसते जाएंगे तो एक साइड से दूसरे एंड से हमने ड्रम जैक पे हमने होल्ड करके रखा है ड्रम को, और तो ड्रम मूव होता जाएगा, और इसमें से OPGW क्या बाहर निकलते हुए यहाँ से ये पूरे स्पैन में ये प्रिपरेशन ये OPGW यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस करते हुए हम पूरे सेक्शन को, जो भी हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, pull the pulling rope with the use of winch machine to paying out the OPGW। पुलिंग रोप को हम क्या करेंगे, विंच मशीन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस स्लाइड्स में कि हम विंच मशीन से हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पुलिंग रस्सी को घिस रहे हैं, और दूसरे साइड से क्या हो रहा है, सेम OPGW यहाँ से इंटर होते हुए इसी पुली ब्लॉक्स में ये आते जा रहा है। होल्ड दी OPG, जैसे ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया,
उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेंशन विद द यूज ऑफ टेंशन फिटिंग वन एंड एंड दूसरे एंड, ये वन स्पैन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब होल्ड करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम होल्ड करते हैं कि होल्ड दी ओपीजीडब्ल्यू एट बोथ इन विद द हेल्प ऑफ टेंशन असेंबली टू द टावर, तो ये जब हमारा ओपीजीडब्ल्यू पेइंग आउट पूरे सेक्शन में कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो दोनों एंड को हम टेंशन असेंबली से ओपीजीडब्ल्यू को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसा हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिलीज द टेंशन ऑन एग्जिस्टिंग अर्थवायर। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा कि अर्थवायर, उसके बाद हमारा जैसे ओपीजीडब्ल्यू हमने कैप्चर कर लिया दोनों एंड से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है कि तो जैसा कि इस फिगर में सब कुछ देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अर्थवायर जो है हमारा ऊपर है, बीच में हमारा सेटिंग रोप है, और नीचे जो है वो अभी ओपीडब्ल्यू जस्ट हमने पुल किया विद द हेल्प ऑफ पुलिंग रोप एंड विंच मशीन। तो अभी जो पोजीशन है वो क्या है, ऊपर अर्थवायर है और नीचे है ओपीडब्ल्यू। हाँ, इसके आगे इस पोजीशन को ध्यान रखना है। इस पोजीशन को ध्यान रखते हुए अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा जो, अब हम ये प्रोसेस में आएंगे शिफ्टिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, शिफ्टिंग या इंटरचेंज ऑफ ओपीजीडब्ल्यू अर्थवायर। तो जब हम शिफ्टिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि अर्थवायर को हम तो ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, पट्टा क्लैम्प्स और सीलिंग और डिसाइकल के हेल्प से हमने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी टेंशन क्लैम्प्स हैं, टेंशन क्लैम्प्स हैं, सस्पेंशन क्लैम्प्स है, उसको हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे अर्थवायर। अर्थवायर सिर्फ होल्ड हो पट्टा क्लैम्प से। ठीक है, सेम टाइम में हम फिक्स्ड कम एलोंग क्लैम्प का यूज करते हैं और लीवर ब्लॉक का यूज करते हैं, जो कि और भी ज्यादा टेंशन, और उस पे हम क्या करते हैं कि जैसे लीवर ब्लॉक से हम क्या करेंगे कि टेंशन ज्यादा देंगे। ऑटोमेटिक क्लैम्प हम फिक्स कम एलोंग क्लैम्प के बारे में जस्ट हम ऊपर में डिस्कस किए थे कि ये ओपीजीडब्ल्यू को होल्ड करने के काम में करता है। तो इससे क्या करेंगे कि हम इस फिक्स कम एलोंग क्लैम्प से ओपीजीडब्ल्यू को होल्ड कर लेंगे। ये यहाँ पे ये ओपीजीडब्ल्यू है, सबसे सॉरी, हाँ ये जैसे ये ओपीजीडब्ल्यू है, तो इस ओपीजीडब्ल्यू में इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कम एलोंग क्लैंप लगा के और इसको हम चैन पुली ब्लॉक से हम होल्ड करेंगे, और जैसे उसको हम टेंशन देंगे, टेंशन कहने का मतलब है जैसे उसको टाइट करेंगे, तो जैसे उसको हम टाइट करेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहले हमारा एग्जिस्टिंग यहाँ इस पोजीशन पे ओपीजीडब्ल्यू था, ये तो हमारा गाइड रोप ही है, और ये हमारा ये अर्थवायर था। ये पोजीशन देख सकते हैं हम, ओपीजीडब्ल्यू, गाइड रोप और एग्जिस्टिंग ग्राउंड वायर। जैसे हमने पुली ब्लॉक से टाइट करना और टेंशन देना चालू किया इस ओपीजीडब्ल्यू में, तो ये क्या होगा कि इंटरचेंज हो जाएगा। ये इंटरचेंज होके ओपीजीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, टॉप पोजीशन पे चला जाएगा, और एग्जिस्टिंग जो अर्थवायर हो बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली द प्रोसेस इज व्हाट वी डू कि वी गिव स्ट्रेस और टेंशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ओपीडब्ल्यू एंड अर्थवायर। उससे क्या होता है कि कोई भी चीज, ये मतलब ये बस जनरल नॉलेज है कि अगर हम दो अपोजिट एंड्स पे अगर उसको टेंशन देंगे किसी भी दो चीज को, जो जैसे यहाँ पे अपना एक हो गया अर्थवायर और दूसरा हो गया ओपीडब्ल्यू, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा, अपना पोजीशन पलट जाएगा, मतलब नॉर्मल इन लेमन टर्म वी कैन से कि वो पलट जाएगा। सो अब हमारा जो पहले जो हमारा पोजीशन था, ऊपर अर्थवायर था, नीचे ओपीडब्ल्यू था, तो आफ्टर गिविंग टेंशन वो जब इंटरचेंज होता है, अब क्या हो रहा है कि अपना जो है ओपीडब्ल्यू वो ऊपर चला गया और अर्थवायर जो है वो नीचे आ गया। position of OPGW and existing earthware will interchange. Now the upper position थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। ये एक शॉर्ट वीडियो, हाँ ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं ये कैसे ये पेइंग हो रहा है, वो देख सकते हैं। ये अपना ये ड्रम है एक साइड पे, ये थोड़ा सा फैला हुआ है इसलिए थोड़ा ड्रम का जो ये है डाया ऐसा दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हैं हम लोग का जो पेइंग हो रहा है ओपीडब्ल्यू का, स्ट्रिंगिंग हो रहा है ओपीडब्ल्यू, छोटा सा ही है, ये ड्रम साइड से हमने लिया है, ये ड्रम स्टैंड पे है और ये अपना स्ट्रिंगिंग चल रहा है। दूसरे एंड पे जो ये दिख रहा है टावर्स, इसके दूसरे एंड पे है विंच मशीन, जो कि इसमें हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। विंच मशीन पुलिंग रोप को खींच रहा है और ओपीडब्ल्यू स्ट्रिंगिंग हो रहा है। अब तीसरा प्रोसेस, प्रोसेस 3, रिकवरी ऑफ अर्थवायर। रिकवरी ऑफ अर्थवायर करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अर्थवायर को हम हाइड्रोलिक और हेक्सा कटर से कट कर लेते हैं। ठीक है,
और अर्थवायर दोनों एंड पे कट करेंगे जहां से हमको रिकवरी करना है। ये जो रिकवरी का जो प्रोसेस होता है टेंशन टू टेंशन ही हम करते हैं। जैसे बीच में 3 स्पैन हो या 4 स्पैन का हमको करना हो तो बीच में सारे सस्पेंशन हो और दोनों एंड पे टेंशन टावर हो। तो दोनों टेंशन टावर पे हम क्या करेंगे कि अर्थवायर को कट कर लेंगे और उस अर्थवायर को हम क्या करेंगे पुलिंग रोप से हम उसको सिंगल एंड सॉक्स के साथ उसको क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि पुल द पुलिंग रोप विद द विंच मशीन टू डिसमेंटल द अर्थवायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, ये हमारा विंच मशीन है और हम ऊपर अर्थवायर है, ऊपर में अर्थवायर को ऊपर में हम कट करके और यहाँ से ये रस्सी ले जाके ऊपर में हम इस पोजीशन पे क्या करेंगे कि वहां पे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, पुल करते हैं इस रस्सी को विद द हेल्प ऑफ विंच मशीन। विंच मशीन से जैसे हम इधर रस्सी को खींचते जाएंगे तो यहाँ से अर्थवायर इसके साथ साथ मूव आती जाएगी और जिसका वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे। So as we can see here, this is the winch machine और ये रोप, ये अर्थवायर निकल रहा है। शॉर्ट वीडियो टू इलस्ट्रेट अर्थवायर रिकवरी। ठीक है। एंड मूविंग ऑन दी नेक्स्ट, ये अर्थवायर रिकवरी जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारा पुलिंग रस्सी है और ये हमारा ये अर्थवायर है। पुलिंग रोप से हमने क्या किया था कि इस पोजीशन पे कट करने के बाद हमने जोड़ लिया था। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इधर खींचते हुए जा रहे हैं और ये हमारा रस्सी बाहर निकलेगा, फिर इधर से अर्थवायर लेते हुए निकल जाएगा बाहर। एंड हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। रिलीजिंग ऑफ टूल्स एंड टैकल, जो भी हम यूज किए थे उसको हम रिलीज करने के लिए, अब जैसा कि हमने टूल्स में यूज किया था हमने ब्रेकिंग मशीन, तो सेट दी ब्रेकिंग मशीन ऑन दी OPGW ऑफ द स्पैन रिक्वायर्ड फॉर डिसमेंटलिंग। अब यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो ब्रेकिंग मशीन है, ये ब्रेकिंग मशीन बोले या रिकवरी मशीन बोले, इस मशीन को हम इस लोकेशन पे फिक्स करते हैं। ये यहाँ पे लोकेशन पे फिक्स करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो भी गाइड रोप है और पुलिंग रोप है दोनों को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक साइड से हम विंच मशीन से खींचते हुए जाएंगे या मैनुअली भी, अगर 2 स्पैन है या 3 स्पैन है तो हम इस पे मैनुअली भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं आते हैं इसमें। कनेक्ट द पुलिंग रोप एंड सेटिंग रोप टू द ब्रेकिंग मशीन, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको ब्रेकिंग मशीन या रिकवरी मशीन के साथ में। एंड द नेक्स्ट, पुल दी सेटिंग रोप एंड पुलिंग रोप टू डिसमेंटल। उसके बाद हम सेटिंग रोप और पुलिंग रोप को नीचे, ये जैसे इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, ये घिसते हुए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विंच मशीन, ये घिसते हुए जाएंगे जैसे, और ये और जो हैंगिंग पुली ब्लॉक्स है यहाँ पे हमारे जो फीडर्स रहते हैं वो यहाँ से 1 बाय 1 करके निकालते हुए फिर उसको नीचे ला लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप्स। एंड द नेक्स्ट वन, वंस ऑल सपोर्टिंग रोलर्स हैंगिंग पुली रोप सारे अगर निकल जाए उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे हार्डवेयर फिटिंग्स है जैसे लाइक वाइब्रेशन डैम्पर सब अर्थबॉन्ड पीजी सारे इंस्टॉल कर लेते हैं। So basically these are the 4 process through which we complete this installation which has been explained by Nitesh। और ये हमारा पहला प्रेजेंटेशन था, हमने इसमें स्प्लाइसिंग और सैट पे बात नहीं किया, तो हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इस पे बात करेंगे। इस प्रकार OPG वायर का यह प्रथम सेशन यहाँ हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में।